Hello everyone, how are you all? Hello everyone, hi guys, welcome to RR classes. Hope so you are doing well. So मैं आपकी एडुकेटर रीटा रुखाया आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत करती हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये हम लोगों की 5000 MCQ सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक मैं ऑलरेडी कुछ पार्ट्स को डाल चुकी हूँ, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। ऑलरेडी हम लोग 55 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम 56 to 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो रेडी, या स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस। सिलेक्शन क्या होता है? जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं, ये एक नेगेटिव प्रोसेस होती है और ये किसका पार्ट होता है? स्टाफिंग का पार्ट होता है। देखिए स्टाफिंग एक क्या होता है? मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है? जहाँ पे हम ह्यूमन से रिलेटेड क्या करते हैं? काम करते हैं। तो जब हम स्टाफिंग करते हैं तो हम वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन एक प्रोसेस होती है, नेगेटिव प्रोसेस होती है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे कैंडिडेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक उन लोगों को डिवाइड करता है जिनको हम लोग ऑफर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और एक वो जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन नंबर ए, डेल योडर, मिल्टन एम मंडेल, RD अग्रवाल या एडविन फ्लिपो। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द ऑप्शन नंबर ए, एल्डर। ये स्टेटमेंट कही गई है डेल योडर के द्वारा। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द डेल योडर। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, हु आइडेंटिफाई दैट द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? ये किस चीज़ का पार्ट होता है? एडवर्टाइजिंग जो मार्केटिंग के 4P होते हैं, जो मकार्थी ने दिए हैं 4P, उसके अंदर एक P होता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, उसी प्रमोशन का एक पार्ट होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग कंपनी के द्वारा क्या होता है? पेड फॉर्म होता है, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। और जब एडवर्टाइजिंग की जाती है तो वहाँ पे नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, मतलब कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, और यहाँ पे फीडबैक का भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? वन वे होती है, इसीलिए इसको मोनोलॉग बोला जाता है, नोट ए डायलॉग, क्योंकि ये वन तरफा है। अब टीवी में ऐड चल रही है, अब आप लोगों का क्या रिएक्शन है ये तो टीवी वालों को नहीं पता ना। सो ये क्या होती है? पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, किसी भी आइडिया को, गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, और प्रॉपर एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, प्रॉपर एक कंपनी होती है जो उस एडवर्टाइजमेंट को करती है। ये डेफिनेशन किसने कही है? फिलिप कोटलर ने, CK प्रहलाद, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, या फिर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ये बात कही है कि एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ 2 कंट्रीज। हर कंट्री की अपनी अपनी अलग करेंसी होती है। एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, $1 के बदले में 70 रुपीज़ का होना, $1 के बदले में 80 रुपीज़ का होना, इट इज़ कॉल्ड द एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ 2 कंट्री, एक्सचेंज रेट होती है 2 कंट्रीज के बीच में, विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ। वो किसके इक्वल होती है? जो एक्सचेंज रेट होती है वो किसके इक्वल होती है? रेशो ऑफ द प्राइस इंडेक्सेस इन दीज कंट्रीज। मतलब कि जो भी आप लोगों के यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी, जो कंट्रीज की एक्सचेंज रेट होगी 2 करेंसीज के बीच में, वो किसके इक्वल होगी? रेशो ऑफ प्राइस इंडेक्सेस। जो उनके जो 2 कंट्रीज है उनके में प्राइस इंडेक्स का क्या रेशो है। ये बात किन्होंने कही है? ये बात क्या है? इट इज़ कॉल्ड द परचेजिंग पावर पार्शिटी। इट इज कॉल्ड द परचेजिंग पावर पार्शिटी। P के नेम से इसको बोला जाता है परचेजिंग पावर पार्शिटी। परचेजिंग पावर पार्शिटी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट अलाउ द कंपैरिजन ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ वेरियस वर्ल्ड करेंसी टू वन अनदर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? देखो, जो अलग अलग कंट्रीज होती है उनकी अलग अलग करेंसी होती है और उनकी अलग अलग परचेजिंग पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, डॉलर अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो डॉलर की परचेजिंग पावर भी ज़्यादा है, और कोई कंट्री जो हमारे मुकाबले हाई है तो उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। कोई और कंट्री जिनके मुकाबले में इंडिया ज़्यादा है तो इंडिया की परचेजिंग पावर उनसे हाई है। ये जो परचेजिंग पावर पार्शिटी होती है, इकोनॉमिक थ्योरी होती है, ये आपको अलाउ करती है कंपैरिजन करना ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ द वेरियस वर्ल्ड करेंसी। जो भी अलग अलग वर्ल्ड की करेंसीज हैं उनकी परचेजिंग पावर को कंपेयर किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द P, परचेजिंग पावर पार्शिटी, और एक्सचेंज रेट को हम रेशो ऑफ प्राइस इंडेक्सेस से मेजर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, द अल्टीमेट मिशन और द पर्पस इज टू रिलेट ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, और एक ह्यूमन को हम लोग एक्टिव रिसोर्सेज बोलते हैं, और एक होते हैं आप लोगों के
पैसिव रिसोर्सेज में कौन आते हैं? पैसिव रिसोर्सेज के अंदर मशीनरी आती है, मनी आता है, कैपिटल आती है। ओके, सो अल्टीमेट मिशन क्या होता है? मिशन का मतलब अल्टीमेट गोल क्या होता है कोई भी काम करने का? सो द अल्टीमेट मिशन और द पर्पस इज टू रिलेट ह्यूमन रिसोर्स। आप ह्यूमन रिसोर्स को क्यों, अल्टीमेट मिशन क्या होता है? टू फ्यूचर एंटरप्राइज नीड सो एज टू मैक्सिमाइज द फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स। इट इज रेफर टू एज द, आप लोग जो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर क्या करते हैं? कुछ खर्चा करती है, उनको ऊपर ट्रेनिंग करती हैं, वो उस खर्चे को एक्सपेंसेस नहीं मानती हैं। ट्रेनिंग के खर्चे को एक्सपेंसेस नहीं माना जाता है। ट्रेनिंग के खर्चे को क्या माना जाता है? इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप ह्यूमन के ऊपर अच्छा वर्क करोगे तो वो फ्यूचर के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देंगे। सो ये बात किस चीज़ से रिलेटेड है? डिमांड एंड सप्लाई से, फोरकास्टिंग से, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। दिस इज कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हमने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है कि आज हम उनके ऊपर खर्चा करेंगे तो वो हमें फ्यूचर के अंदर अच्छी रिटर्न देंगे। इट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कितने करेक्ट हैं आप लोगों के। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एंड इंक्रीज इन इनकम लीड टू डिक्रीज इन डिमांड। जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कौन से वाले केस के अंदर होती है? इट इज पॉसिबल अंडर द इंफीरियर गुड्स। ये कौन से केस में होती है? इंफीरियर गुड्स के अंदर होता है। इंफीरियर गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है? इंफीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती हैं। लेकिन जो सुपीरियर गुड्स होते हैं उनकी इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। मतलब कि अगर आप लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएंगे। सो सुपीरियर गुड्स की पॉजिटिव होती है, इंफीरियर गुड की नेगेटिव होती है। यहाँ पे नेगेटिव की बात की जा रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंफीरियर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 61, हिंद मजदूर सभा एस्टेब्लिश इन विच ईयर। हिंद मजदूर एक सभा हुई थी, ये कब बनी थी? हिंद मजदूर सभा क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर था इंडिया के अंदर। ये कब फाउंड हुआ था? 29 दिसंबर 1948 को फाउंड हुआ था हिंद मजदूर सभा। इट इज़ फाउंड इन ऑन 29 दिसंबर 1948 को। इसको एफिलिएशन किससे मिली थी? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन से। किससे मिली थी एफिलिएशन? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन से मिली थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? मुंबई के अंदर। हिंद मजदूर सभा 1948 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 62, द इवेल्यूशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिहेवियर एज राइट और रॉन्ग। आपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को एवेल्यूएट करना है कि क्या ये बिजनेस एक्टिविटी सही है या गलत है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जब हम लोग ये देखते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है तो ये क्या होता है? बिजनेस एथिक्स होते हैं। हमारे बिजनेस की एथिक्स होते हैं, तमीज़ होती है जो हमको ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप लोगों को वहाँ पे अलग चीज़ होती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने होने चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक कंज्यूमर के लिए आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करोगे? अच्छी क्वालिटी की गुड्स दोगे, फेयर प्राइस के ऊपर दोगे, एडवर्टाइजमेंट के अंदर सही बताओगे, चीट नहीं करोगे। उनके साथ एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम क्या दोगे? आप लोग सही सैलरी दोगे, अच्छे से अच्छा उनको वर्किंग कंडीशन दोगे। तो गवर्नमेंट के लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टैक्स पे करोगे। सो राइट और रॉन्ग के बीच में जो बताता है वो क्या होता है? बिजनेस एथिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 63, ए मार्केट स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ वन बायर एंड वन सेलर। ऐसी मार्केट जिसके अंदर एक बायर और एक सेलर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक ही बायर और एक ही सेलर है। इट इज़ कॉल्ड द बायलैटरल मोनोपोली। इट इज़ कॉल्ड द बायलैटरल मोनोपोली होती है जहाँ एक ही बायर है और एक ही सेलर है। मोनोपोसोनी कौन से वाली मार्केट होती है? जहाँ पे एक बायर होता है और बहुत सारे सेलर होते हैं। जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ, गवर्नमेंट जब फार्मर्स की वीट प्रोडक्शन को परचेज करती है तो बेचने वाले बहुत हैं लेकिन खरीदने वाले के लिए गवर्नमेंट है। सो मोनोपोसोनी क्या होती है? जहाँ पे एक बायर होता है और लार्ज क्या होते हैं? सेलर होते हैं। बायलैटरल मोनोपोली क्या होती है? जहाँ पे एक ही बायर होता है और एक ही क्या होता है? सेलर होता है। मोनोपोली क्या होती है? जहाँ पे क्या होता है? एक सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं? बायर होते हैं। और डिओपोली कौन से वाली होती है? जहाँ पे दो सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं? बायर होते हैं। तो बायलैटरल मोनोपोली, वन बायर एंड वन सेलर।
Question number 64. At which stage of the new product development process the launching of the new product will take place? At जब किसी नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस चलती है, तो जो न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती हैं वो कब होती हैं? बिजनेस एनालिसिस के बाद, कमर्शियलाइजेशन में, या टेस्ट मार्केटिंग में? देखिए, जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तब हमारे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब लॉन्च करते हैं ना, तभी उसका स्टार्ट होता है कमर्शियलाइजेशन। सो जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होती है? पहले एक पर्सन के मन में आइडिया आता है कि वो आइडिया को जनरेट करता है, फिर जो आइडिया उसके मन में उसको स्क्रीनिंग करेगा, कंसेप्ट की टेस्टिंग करेगा, बिजनेस को एनालाइज करेगा, प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, टेस्ट मार्केटिंग की जाएगी, कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा और मार्केट परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65. द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी मेजर्ड एज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप लोग कैसे मेजर करते हो? सो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - t, तो पहली बात याद रखना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर कोई सी भी प्रकार का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ये केस उसके लिए होता है, डिबेंचर्स के लिए होता है। जो टैक्स बेनिफिट वाला केस होता है वो डिबेंचर के लिए होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है? कंपनी कितना डिविडेंड बांटेगी डिवाइड में प्राइस कितना है और ग्रोथ कितनी हो रही है, उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66. इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी इन वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा हुआ है? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हेयर वाई इज द dependent variable, x is the independent variable, b is the regression line, a is the intercept. Where the regression coefficient b, अगर आपका regression coefficient b क्या हो जाए? आपका 0 हो जाए, then the regression line will be, अगर आपका b 0 हो जाएगा तो एक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो जो आपकी रिग्रेशन लाइन बन जाएगी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जो आपकी करेक्ट लाइन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? जो रिग्रेशन लाइन होगी वो क्या होगी? बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि ये 0 हो गया तो जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल बन जाएगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। याद रखना, अगर यहाँ पे 0 हुआ है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। Question number 67. An entrepreneurial person employed by a corporation and encouraged to be innovative and creative is referred to as the, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। हमें पता है कि प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर को यूज़ किया जाता है। पहला होता है लैंड, सेकंड होती है लेबर, थर्ड होता है कैपिटल और फोर्थ होती है एंटरप्रेन्योरशिप। होता है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप होती है। सो लैंड को क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दी जाती है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या दिया जाता है? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। ओके, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करता है। ओके, अब आपने काफ़ी सारे अपने स्कूलों के अंदर देखा होगा, एक डायरेक्टर होते हैं और एक प्रिंसिपल होते हैं। डायरेक्टर का मतलब जिसका स्कूल है वो अपने स्कूल को डायरेक्ट कर रहा है, वो कौन होता है? ऑनर होता है। हो सकता है कि प्रिंसिपल भी वही हो, वरना वो क्या करते हैं? किसी अलग थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं प्रिंसिपल के रूप में, किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं प्रिंसिपल के रूप में। सो यही वाला केस यहाँ पे आपका अप्लाई होगा। एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? खुद इनोवेटर होता है, अपनी जॉब मतलब कि लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है, अपना बिजनेस क्रिएट करता है। अगर खुद का बिजनेस होगा तो वो औरों को जॉब भी देगा। रिस्क लेता है, एक्सीलेंस सीकर होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, क्वालिटी मांगता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो कुछ नया क्रिएट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ये थर्ड पार्टी होती है, मतलब कि एंटरप्रेन्योर ने अपना बिजनेस बना के किसको दे दिया? एंटरप्रेन्योर को दे दिया कि वो चलाए। ओके, एन एंटरप्रेन्योर वर्क विद इन ए लार्ज फर्म हु यूज एंटरप्रेन्योर स्किल। लगेगा वो एंटरप्रेन्योर की तरह, लेकिन एक्चुअल में वो एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, ना ही उसका कोई रिस्क होगा। मोटिव, इसका मोटिव क्या होता है? कोई नया बिजनेस को क्या करना? स्टार्ट करना अपनी पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए। लेकिन एंटरप्रेन्योर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि नए नए आइडियाज़ देना बिजनेस को। वो ऑनर नहीं है, याद रखना, एंटरप्रेन्योर ऑनर नहीं है, थर्ड पार्टी है जिसको एज ए सैलरी के रूप में रखा गया है। एंटरप्रेन्योर का मेन मोटिव होता है कि वो कुछ नए नए आइडियाज़ दे देगा जिससे हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर ओनर होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर कंपनी का एक तरीके से एम्प्लॉय होता है। एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट होता है, उसके खुद के डिसीजन होते हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा
डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, एंटरप्रेन्योर के ऊपर। मालिक तो सबसे बड़ा है ना, इसके ऊपर डिपेंड होगा। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सारे फंड को इकट्ठा करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर का कोई फंड करने का, कुछ भी इकट्ठा करने का कोई भी मुद्दा नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर एंटरप्रेन्योर, की एक पर्सन को रखा गया है, एम्प्लॉयड है, तो दिस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड डायरेक्शन, सर्व एज ए स्टैंडर्ड फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एंड मोटिवेट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सी है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं एज ए स्टैंडर्ड के रूप में? तो क्या आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, गोल प्रोवाइड करते हैं, मिशन, वैल्यू, ऑब्जेक्टिव या गोल? जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आप लोगों को गोल प्रोवाइड करते हैं कि हमने ये काम करना है। द फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल आर रिलेटेड टू फोर सिस्टम है मैनेजमेंट स्टाइल के, वो किसने दिए हैं? इट इज़ गिवन बाय द रेनिस लिकर्ट। किसने दिया है? रेनिस लिकर्ट ने दिया है। रेनिस लिकर्ट के फोर सिस्टम कौन से मैनेजमेंट के? रेनिस लिकर्ट का पहला स्टाइल है एक्सप्लोटेटिव, जिसको एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनोवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव। एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव में क्या होता है, यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉयज को क्या किया जाता है? एक्सप्लॉइट किया जाता है। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं समझा जाता है। लीडर सारे के सारे डिसीजन लेता है और वो डिसीजन उनके ऊपर थोप देता है। बेनोवोलेंट अथॉरिटेटिव क्या होता है, यहाँ पे लीडर क्या करता है? उनको मोटिवेट करता है, एम्प्लॉयज़ की बात को सुनेगा बस, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को, देखो यहाँ पे तो एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं समझा जाता है, बस एम्प्लॉय तो भैया एक वस्तु है, एम्प्लॉयज़ सारे के सारे डिसीजन लीडर लेगा। लेकिन बेनोवोलेंट अथॉरिटेटिव में डिसीजन अभी भी लीडर ही लेगा, लेकिन वो फिर भी एम्प्लॉय को क्या करेगा? थोड़ा बहुत मोटिवेट करेगा, भैया आप लोग काम करो। ओके, द लीडर यूज रिवॉर्ड का यूज़ करेगा ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर ऑल डिसीजन और कोई टीम वर्क नहीं होगा। लेकिन कंसल्टेटिव में क्या होता है कि लीडर क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स की बात को सुनता है। ओके, अपने सबऑर्डिनेट की बात को सुनता भी, उनके क्या क्या आइडियाज़ है, यहाँ पे सुनता भी नहीं है, जस्ट उनको मोटिवेट करना है, भाई आप अच्छा काम करो। कंसल्टेटिव में उनसे कंसल्ट करता है, उनके सजेशंस को सुनता है। और पार्टिसिपेटिव में क्या होता है? लीडर क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट को साथ बिल्कुल इक्वली पार्टिसिपेट करता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, टीम वर्क में काम करते हैं। हर एक इंसान ऑर्गेनाइजेशनल के गोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फोर सिस्टम कौन से हैं? एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनोवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन बीटा इज एसोसिएटेड विद द, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।